जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम बाबा रामदास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आज दिल्ली के जंतर मंतर पे पहलवानों के धरने प्रदर्शन का चौथा दिन है। अब तक की डेवलपमेंट ये है कि परसों 25 तारीख को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि साहब हमने 2 दिन से कनॉट प्लेस दिल्ली पुलिस में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने एक कंप्लेंट दे रखी है, पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो उस पे इनकी तरफ से वकील साहब हैं, बहुत बड़े वकील हैं देश के, कपिल सिब्बल साहब, उनकी एक दिन की फीस जो है 50 लाख रुपए बताई जाती है। तो कपिल सिब्बल साहब उनकी तरफ से पेश हुए और उन्होंने अपनी दलीलें दी कि 2 दिन हो गए साहब, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो सबसे पहले तो ये तय होता ना कि जो याचिका दायर की गई है वो सुनने लायक है भी कि नहीं। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने वो सुना केस और उसको सबसे पहले तो स्वीकार किया कि चूंकि इसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं, आरोप, इसलिए इसको सुनना चाहिए। सबसे पहले तो उन्होंने ये स्वीकार किया। फिर उसके बाद उन्होंने कपिल सिब्बल साहब की दलीलें सुनी और दिल्ली पुलिस को एक नोटिस इशू कर दिया कि हाँ भाई बताओ, आपके पास 2 दिन से कंप्लेंट पड़ी है 7 महिला पहलवानों ने, जिसमें से एक माइनर है, कंप्लेंट की है और ब्रजभूषण शरण सिंह, अध्यक्ष भारतीय कुश्ती संघ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ, तो आपने अब तक उसमें एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। ये एक नोटिस दिल्ली पुलिस को सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया। तो कल यानी 26 तारीख को भारत सरकार की तरफ से, मतलब दिल्ली पुलिस की तरफ से, देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब कोर्ट में प्रस्तुत हुए और एक छोटी सी बहस हुई जिसमें कपिल सिब्बल साहब भी थे, मतलब दोनों पक्षों के वकील थे। सॉलिसिटर जनरल का मतलब होता है कि देश का सबसे बड़ा जो सरकारी वकीलों का जो वो एक सिस्टम होता है, उसमें नंबर 2 सबसे बड़ा होता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल साहब हमारे वेंकट रमानी साहब, जो कि सबसे बड़े वकील माने जाएंगे, सरकारी वकील, और उनसे जो नंबर 2 पे हैं वो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब। तो साहब दिल्ली पुलिस की तरफ से कल तुषार मेहता साहब प्रस्तुत हुए और उन्होंने इस नोटिस का जवाब दिया कि एफआईआर क्यों दर्ज नहीं हुई। तो उन्होंने कहा साहब सिंपल सी बात है, कोई ताजा केस तो ये है नहीं कि कल ही हुआ है, कल घटना हुई है इसलिए आज ही जो है मौके पे सब कुछ हमें मिल गया और हमने एफआईआर दर्ज कर ली। ये सब ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये कई साल पुराने हैं। पिछले 10, 11, 12 साल के दौरान ये घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि बिना प्रारंभिक जांच किए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। और थोड़ी सी बहस हुई कपिल सिब्बल साहब के साथ और अंत में उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है साहब, प्रारंभिक जांच कर लो। तो अब अगली सुनवाई के लिए 28 तारीख, फ्राइडे माने कल, आज 27 है, आज 27 की सुबह में ये वीडियो बना रहा हूं। तो कल साहब सुप्रीम कोर्ट में अगली डेट है, कल फिर सुनवाई होगी, कल फिर बहस होगी। इस बीच कनॉट प्लेस थाने की पुलिस ने ओवरसाइट कमेटी और आईओए वाली कमेटी, इन 2 कमेटीज ने इन आरोपों की जांच पहले ही कर ली है और वो सीलबंद लिफाफे में भारत सरकार को सौंप दी गई है। तो वो रिपोर्ट मंगाई है
और एक बात का ध्यान रखिए, मैं सभी खेल प्रेमियों से, सभी पहलवानों से, आम जनता को यह बता दूं कि इस केस की जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ओवरसाइट कमेटी और आईओए की जांच समिति की रिपोर्ट पहले पढ़ी जाएगी, उसका संज्ञान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई मुकदमा चलता है और अगर उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो लोअर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, ये वो फैसला पढ़ा जाएगा, उसी फैसले की पृष्ठभूमि में आगे मुकदमा चलेगा। तो ये तो जान लीजिए कि ओवरसाइट कमेटी और आईओए की समिति जो पीटी उषा जी ने बनाई थी, दोनों की अध्यक्षता मैरी कॉम ने की थी, जो कि हिंदुस्तान की वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर्स हैं। उनकी समिति ने क्या जांच की और क्या रिपोर्ट दी, इसके संज्ञान में ही, इसके परिप्रेक्ष्य में ही आगे जांच होगी। तो सब ओवरसाइट कमेटी और आईओए की जो कमेटी है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि उस कमेटी ने तो ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दी है। क्यों? क्योंकि 12 से ज्यादा महिला पहलवान उन दोनों कमेटियों के सामने प्रस्तुत हुई और बाकायदा इन कैमरा वीडियोग्राफी के सामने पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, इनसे सवाल पूछे गए और इनके जवाब इन कैमरा वीडियो में और एफिडेविट लेकर इन्होंने जवाब दिए हैं। और अपने किसी भी आरोप के पक्ष में ये कोई साक्ष्य नहीं दे पाई हैं लड़कियां। तो साहब बात यह है कि जब आप कोई साक्ष्य ओवरसाइट कमेटी को और दूसरी आईओए वाली कमेटी को नहीं दे पाई, तो अब आपके पास कौन सा साक्ष्य है? जब आईओए की कमेटी ने, ओवरसाइट कमेटी ने इस केस में कोई सब्सटेंस नहीं पाया और ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं किया, तो अब आप जब कोर्ट गई हैं तो आखिर अब कौन से नए प्रूफ ले आओगी? और अगर प्रूफ थे तो तभी दे देते, ओवरसाइट कमेटी को क्यों नहीं दिए वो प्रूफ? भाई जो ओवरसाइट कमेटी को बयान दिए हैं वही बयान, अब आप उन बयानों से पलट नहीं सकते। तो साहब ये स्थिति है और दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट कह दिया है कि जांच होगी तब एफआईआर होगी। अगर जांच में कुछ सब्सटेंस पाया जाएगा, आरोपों में कोई दम होगा, आरोपों के पक्ष में यदि कोई सबूत होगा, तब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर होगी। तो साहब इसमें क्या गलत है, अब आप बताइए मुझे। अच्छा, बिना जांच के 10 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था, सिर्फ इस एक बयान पे एक आदमी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए ना, और उसकी पूरी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया जाए, उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक मुंह से आरोप लगा दिया, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर दिल्ली पुलिस या सॉलिसिटर जनरल या भारत सरकार ये कह रही है कि नहीं, पहले एक प्रारंभिक जांच कर लेने दीजिए, उस जांच में यदि कुछ पाया जाएगा तो एफआईआर जरूर दर्ज होगी, होनी भी चाहिए। पर अगर कोई प्रूफ है ही नहीं है तो फिर क्यों किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए? सिर्फ इसलिए कि आप अपने वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने पॉलिटिक्स के लिए किसी पे आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, उस जांच कमेटी की एक सदस्य बबीता फोगाट थी, ओवरसाइट कमेटी की। पहले जब ये पहलवान जी लोग धरने पे बैठे और अनुराग ठाकुर खेल मंत्री के साथ इनकी रात 2-2 बजे तक मीटिंग चली, तो सरकार ने बोला कि ठीक है, हम एक कमेटी बना देते हैं। तो सरकार ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी। तो पहलवान जी लोग रोने लग गए, हमसे पूछ के नहीं बनाई, हमसे पूछ के नहीं बनाई, हमारी तो सलाह ली नहीं। भैया, जांच कमेटी में कौन होगा, कौन जांच करेगा? सरकार को आपसे पूछ के नहीं बनानी चाहिए, ये न्याय नहीं होगा, ये न्यायपूर्ण नहीं है।
जांच कमेटी के सदस्य आपके उनके किसी के नहीं होने चाहिए, वो निष्पक्ष होने चाहिए। तो मैरी कॉम, योगेश्वर दत्त, डोला बनर्जी, तृप्ति मुरुगुंडे जैसे डेकोरेटेड खिलाड़ी, मिस्टर ओ राजगोपालन टॉप्स के सीईओ, इसके अलावा 2 वकील, वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष सहदेव यादव, 2 बड़े प्रोमिनेंट वकील, राधिका श्रीमान, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये 12 लोग मिलकर जांच कर रहे हैं। फिर आप कहते हैं नहीं जी हमारे पसंद की नहीं है कमेटी, तो साहब इनकी पसंद की कमेटी का इन्होंने एक सदस्य डलवाया, बबीता फोगाट। वो बबीता फोगाट जो धरना प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख थी। जब जनवरी में धरना दिया गया जंतर मंतर पे, तो उस धरने की परमिशन मांगने वालों में तीरथ राणा और बबीता फोगाट हैं। तो जो धरना दे रहा है, जो आरोप लगा रहा है, वही आदमी जांच भी करेगा, तब ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ये तो किसी भी तरीके से मान्य नहीं है। देखिए, जुडिशियल परंपरा में कोई भी जज यदि सुनवाई में उसको लगता है कि मैं आई एम रिलेटेड टू वन ऑफ द पार्टीज, मान लीजिए 2 पार्टीज मुकदमेबाजी कर रही हैं, और यदि जज का किसी प्रकार का कोई संबंध किसी एक पक्ष से है, तो वो उस मुकदमे से खुद को दूर कर लेता है, रिक्यूज कर लेता है। क्यों? क्योंकि नहीं भैया मैं फलाने से मैं रिलेटेड हूं, इसलिए मैं इस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी निष्पक्षता पे कल को कोई सवाल खड़े कर सकता है। तो ऐसी किसी संभावना से बचने के लिए समझदार जज अपने आप को ऐसे मुकदमों से रिक्यूज कर लेते हैं। बबीता फोगाट जी, आपको तो इतना ही मालूम होगा विनेश जी कि जब कुश्ती में रेफरशिप होती है तो कोई भी रेफरी जो है ऐसा नहीं लगाया जाता जो कि लड़ने वाले किसी एक पहलवान के पक्ष का हो या उसके स्टेट का हो, उसके देश का हो। जैसे ओलंपिक में अगर इंडिया के पहलवान की कुश्ती चल रही है तो इंडिया का रेफरी जज मैच चेयरमैन नहीं लगाया जाता। अगर कभी आ भी जाती है ऐसी ड्यूटी तो रेफरीज और मैच चेयरमैन जज अपने आप को उस बाउट से रिक्यूज कर लेते हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे देश के खिलाड़ी की कुश्ती है, इसलिए हम इसमें ऑफिशिएटिंग नहीं करेंगे। क्यों भाई? आप निष्पक्ष होकर कर देंगे, परंतु कल को किसी के पास मुद्दा मिल जाएगा आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठाने का। तो अगर सरकार ने आपको पक्षकार बनाया भी था, आपको जांच समिति में डाला भी था, तो बबीता फोगाट सबसे पहले तो आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए था कि नहीं नहीं, किसी निष्पक्ष व्यक्ति को इस जांच समिति का सदस्य बनाइए, मुझे मत बनाइए, क्योंकि मैं तो खुद कंप्लेनेंट हूं। पर आप बहुत राजी खुशी जो है उस जांच समिति की सदस्य बन गई, और जहां तक मेरी जानकारी है सबसे ज्यादा सवाल पूछने वालों में भी आप थी। आपने ही सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं, खोद के पूछे हैं। और अब आप कह रही हैं, अच्छा पहलवानों का सब इनका जो सबसे बड़ा जो दुराग्रह है कि आरोप हमारे, जांच समिति भी हमारी, जांच समिति हमारे हिसाब से जांच करे और फैसला भी हमारे पक्ष में दो। अगर नहीं दोगे तो हम फिर धरने पे बैठेंगे। इस दुराग्रह के साथ आप लोगों ने जांच करवाई, इसके बावजूद भाई वहां तो मेजॉरिटी से फैसला लिखा जाएगा ना। यदि 6 लोगों ने मिलकर जांच की है तो 6 के 6 की सुनी जाएगी। तो उन 6 लोगों ने मिलकर अपनी फाइंडिंग्स को ड्राफ्ट किया, लिखा। जब कोई जांच समिति हो जाती है तो सभी सदस्य मिलकर एक फैसला लिखाते हैं, अपना कंक्लूजन लिखाते हैं, उसको ड्राफ्ट किया जाता है। तो ऐसा न्यूज़ में है कि जांच समिति के सदस्यों ने बबीता फोगाट, क्योंकि वो इंग्लिश में लिखी जा रही थी, इसलिए एक एक शब्द बीच बीच में समझा समझा के
बबीता फोगाट के सामने बैठ के वो जांच समिति की फाइंडिंग्स का ड्राफ्ट बना, और अंतिम दिन जिस दिन वो ड्राफ्ट बन गया, उस दिन बबीता फोगाट जी फोन बंद करके घर बैठ गई, जबकि साई हेडक्वार्टर में सभी सदस्यों को बुलाया गया था कि आइए ड्राफ्ट तैयार है जो आप ही लोगों ने मिलकर लिखाया है। ड्राफ्ट लिखाने में 6 के 6 सदस्य बैठते थे, दिन रात बबीता जी बैठती थी, और उन्होंने जो कहा वही लिखा गया उस ड्राफ्ट में, सभी 6 लोगों ने। तो सब जिस दिन साइन करना था उस दिन आप बबीता जी फोन बंद करके घर बैठ गई। फिर आपको बुलाया गया बार बार, तो फिर आप 1 या 2 दिन बाद आई और आपने उस जांच समिति की ओवरसाइट कमेटी की फाइंडिंग्स पे साइन करने से मना कर दिया। खैर, पर साइन तो करने ही थे। फिर आपने साइन किए और अंडर प्रोटेस्ट किए, और जिन जिन मुद्दों पर आपकी असहमति थी वो आपने लिख दिए। पर अब आप ये बयान दे रही कि नहीं जी, मुझे तो पढ़ने ही नहीं दिया, मेरे हाथ से तो जांच रिपोर्ट जबरदस्ती छीन ली राधिका श्रीमान ने। राधिका श्रीमान जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक्स ईडी टीम्स है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो भी ओवरसाइट कमेटी की एक सदस्य थी। तो कहती था मेरे से छीन ली। अच्छा, आपसे छीन ली, जब आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं तो साइन क्यों कर दिया आपने? आपसे कोई जबरदस्ती रिपोर्ट तो छीन सकता है, साइन नहीं करा सकता आपका हाथ पकड़ के। आपने साइन क्यों की? आपने साइन किए और अपना प्रोटेस्ट उस पर दर्ज करा दिया। तो अब आप उस अपने सिग्नेचर्स को डिसोन क्यों कर रही हैं? मुझे जरा एक वीडियो बना ले लीजिए। और अब तो उस पे आपके सिग्नेचर्स हैं। हाँ, आपने जो प्रोटेस्ट किए है वो उनका संज्ञान लिया जाएगा, परंतु मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने ऐसी सूचनाएं हैं कि सिर्फ 3 उसमें फाइंडिंग्स दी हैं। पहला कि कुश्ती संघ ने जो महिलाओं की वर्क प्लेस पे हरासमेंट के रेड्रेसल के लिए जो समिति बनाई, जो कमेटी बनाई थी, उसमें 5 या 6 सदस्य हैं, तो उसका अध्यक्ष किसी महिला को होना चाहिए था। तो और उसमें मेजॉरिटी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए थी, जबकि इनकी WFI की कमेटी में सिर्फ एक साक्षी मलिक थी, बाकी सब पुरुष खिलाड़ी, पुराने कोचेस, पहलवान जी लोग थे, सीनियर लोग थे। तो उन्होंने एक सिफारिश की है कि इस कमेटी को फिर से बनाइए और इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा रखिए, और इस रिड्रेसल कमेटी का अध्यक्ष किसी महिला को बनाइए। उन्होंने बृजभूषण सिंह पे कोई टिप्पणी नहीं की है, WFI पे कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इसका गठन ठीक से कीजिए, इसमें महिलाओं की भागीदारी जो है वो बढ़ाइए, और दूसरा, पहलवानों और फेडरेशन के बीच आपसी तालमेल, बातचीत की कमी है, तालमेल को बढ़ाओ। तालमेल की कमी है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। बस ये फाइंडिंग्स दी है, और किसी भी आरोप को सच नहीं माना है। क्यों? क्योंकि आप किसी आरोप के पक्ष में कोई गवाही नहीं दे सके, और आपने आरोप भी पता है क्या लगाए हैं। एक जगह विनेश फोगाट ने आरोप लगाया कि था मेरी नाभि में हाथ लगाया। कहां लगाया? तुर्की में लगाया 2015 में। तो जब ब्रजभूषण सिंह से पूछा गया कि हाँ भैया बोलिए, नाभि में हाथ लगाया था, बोले जी 2015 में तो तुर्की गई ही नहीं थी, जबकि आपने इन कैमरा एफिडेविट पे बयान दिया है। फिर उन्होंने बोला हो मैं तो भूल गई थी, मुझे याद नहीं था, तुर्की में नहीं था जी, वो तो मंगोलिया में था। बोले मंगोलिया नहीं वो गए थे, वह ब्रजभूषण शरण सिंह मंगोलिया नहीं गए थे। अगर गए थे कि नहीं गए थे ये तो उनके पासपोर्ट से पता लग जाएगा। उसके बाद कहते जी ने हमारे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाते थे। तो बोला दिखाओ एक आधी फोटो। और कंधे पे हाथ रख के एक ग्रुप में फोटो खिंचा लेना, ये कौन सा हरेसमेंट है भैया? तो ऐसे तो आपने आरोप लगाए हैं। हमारे फोन नंबर मांग लिए थे, कमेटी ने पूछा अच्छा फोन नंबर खिलाड़ियों से मांगे थे तो कभी फोन किया क्या? बोला कभी फोन नहीं किया। कौन सा हरेसमेंट हो गया? तो ये तो आपके आरोप है, और आप इन आरोपों पर कह रहे हैं कि इसको पकड़ के फांसी दे दो, FIR कर दो, जेल में डाल दो, कुश्ती संघ को भंग कर दो, और किसी हमारे खिलाड़ी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दो। तो अब ये है आपकी लड़ाई।
अच्छा, पहली बार जब पहलवानों ने धरना दिया तो सारा कुश्ती जगत वहां समर्थन देने आ गया था। इस बार एक भी पहलवान नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक सवाल है। अरे भैया, अभी एशियन चैंपियनशिप गई थी, 30 में से 28-27 खिलाड़ी जो है हरियाणा के थे। मेडल जीतने वाले भी ज्यादातर हरियाणा के थे, आप ही के भाईबंद थे। कोई समर्थन देने आया आपको? अभी ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट हुआ है, 90% से ज्यादा मेडल हरियाणा वालों ने जीते हैं। कोई समर्थन देने आया आपको? सिवाय आपके कुनबे के। आज अखबार में छपी है, विनेश फोगाट का कुनबा समर्थन देने जंतर मंतर पहुंचा। और आपको समर्थन दे कौन रहा है? मतलब हरियाणा कांग्रेस के समर्थन से आप ये धरना दे रही हैं? हुड्डा साहब का वकील आपके लिए जो है रिट दायर कर रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, 50 लाख रुपए फीस है कपिल सिब्बल की। किसने दी साहब ये फीस? 2 बार प्रस्तुत हो चुका है आपके लिए। 25 तारीख को जिस दिन रिट दायर हुई उस दिन और कल 2 बार कपिल सिब्बल आपके लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि कपिल सिब्बल की एक दिन की फीस जो है 25-50 लाख रुपए दी है। एक दिन की फीस उनकी हियरिंग की, जब वो कोर्ट में आपके लिए प्रस्तुत होते हैं। ये 50 लाख रुपए कौन खर्च कर रहा भैया आपके लिए? हुड्डा साहब, हरियाणा कांग्रेस। और आपको समर्थन देने कौन लोग पहुंच रहे हैं? सत्यपाल मलिक, हनुमान प्रसाद बेनीवाल, भूपेंद्र हुड्डा, उदित राज, यही तो लोग हैं आपके समर्थन में। कुश्ती जगत कहां है और क्यों नहीं है? क्योंकि कुश्ती जगत ये जानता है कि आरोप झूठे हैं, निहायत ही बकवास आरोप है। अच्छा, कल विनेश फोगाट ने परसों एक बयान दिया है कि 2-4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 लड़कियों का शोषण हुआ। भैया, 1000 लड़कियों का शोषण कर दिया। ऐसे कौन से शिलाजीत के पराठे खाता था भाई अगला? अरे भैया, आरोप तो वो लगाओ जो कहीं टिक जाए किसी अदालत में, समाज की अदालत में तो टिक जाए। आपने 1000 लड़कियों को कलंकित कर दिया विनेश फोगाट अपने झूठे आरोपों से। और 1000 में एक भी ऐसी नहीं है जो कि उठ के कोर्ट के सामने या समाज के सामने कह दे यहां आरोप सच्चे हैं। 1000 में एक लड़की भी आप ओवरसाइट कमेटी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकी। और अब और ऐसे कौन से नए आरोप और नए विक्टिम्स आप लेके आ जाएंगी? और आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? बजरंग पूनिया एंड विनेश फोगाट एंड साक्षी मलिक एंड पार्टी में तो कोई बचा ही नहीं। इनके 3 हस्बैंड वाइफ बचे, 3 ये, 3 इनकी पति पत्नी। कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने 28 तारीख की डेट दे दी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे दे कल कि ठीक है भैया, जांच कर लो, अगर जांच में कुछ पा जाए तो एफआईआर कर देना। वो तो सॉलिसिटर जनरल ने साफ कह दिया है कि जी प्रारंभिक जांच करेंगे, जांच में कुछ होगा तभी एफआईआर करेंगे। यही आदेश दे देगा सुप्रीम कोर्ट। तो जांच तो सब 2-4, 10 दिन, 15 दिन चलेगी। या जांच भी मैगी बनाओगे, 2 मिनट में जांच करो? क्यों? क्योंकि हमने कह दी देश की बेटी में मेडल लिया हूं, मन ने कह दी, यही बहुत है। सब सुप्रीम कोर्ट से तो आपको कोई बहुत जल्दी रिलीफ नहीं मिलने जा रहा। तो भाई अब तो मन नहीं सा लग गया है, मुल्तानी जंतर मंत्र पे ही लग गएगी। कल आप मुल्तानी मार रहे थे ना जंतर मंत्र पे, पब्लिक को दिखा रहे थे कि हम तो पहलवानी जंतर मंत्र पे कर रहे हैं। कल वहां हुई है ना जंतर मंत्र पे पहलवानी। भाई साहब, मैट पे तो पहलवानी आपके बस की है ही नहीं। अब तो आप जंतर मंत्र पे ही पहलवानी करोगे। और बाकी बच्चों ने जंतर मंत्र पे नहीं करनी, उन्होंने मैट पे पहलवानी करनी है। इसलिए जिसने मैट पे पहलवानी करनी है वो मैट पे कर रहा है, वो जंतर मंत्र नहीं आया। और जिसके बस की मैट पे नहीं है वो जंतर मंत्र पे मुल्तानी मार रहा था कल। और अभी तो 10-15 दिन भाई साहब जंतर मंत्र पे ही लग गई मुल्तानी। क्यों?
सुप्रीम कोर्ट ने तो वो कह देगा वो कल कि ठीक है भाई जांच कर लो, जांच में पा जाता है एफआईआर कर दियो। तो मुझे तो पहलवान जी के लोग के अगले 10-15 दिन जंतर मंतर पे बीतते दिख रहे हैं। आज अशोक ढाका के अखाड़े में सुनारियां चौक पे रोहतक में फूके कारतूसों की एक और मीटिंग बुला ली इन कुश्ती का में बहू बेटियों को न्याय दिलाने के लिए। आज हरियाणा के उस्ताद खलीफे इकट्ठे होंगे अशोक ढाका के अखाड़े में। बोलो भाई, पिछली बार भी हुए थे, क्या कर लिया? बोला कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा। 100% पार्टिसिपेशन था एशियन चैंपियनशिप में भी, ट्रायल्स में भी जो एशियन चैंपियनशिप के लिए हुई थी, और अभी नंदिनी नगर में जो कैडेट और ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट्स 2 हुए हैं ना, वुमेन के और ग्रेकर वुमेन के, 100% पार्टिसिपेशन था। जो बच्चे धरने पे बैठे थे ना वो सब आए हुए थे, वो तमाम लड़कियां। अच्छा, ये जो जितने लोग सो कॉल्ड विक्टिम्स हैं आपकी, सबकी सब आई हुई थी, सबने खोल के पार्टिसिपेट किया, और सबने जो है नेताजी के साथ, मैं वहीं था, नेताजी के साथ कंधे पे हाथ रखवा के फोटो खिंचवाई। तो साहब बात यह ना कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पब्लिक में नेतागिरी करने के लिए, इमोशनल ब्राउनी पॉइंट्स स्कोर करने के लिए आप चाहे जो कर लो। एक तो आपकी इस इमोशनल नौटंकी से कोर्ट प्रभावित नहीं होती, दिल्ली पुलिस की जांच प्रभावित नहीं होती। वो तो फैक्ट्स पे बात करेंगे, तथ्यों पे बात करेंगे, वहां पे इमोशनल नौटंकी नहीं चलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में होगी, चाहे जो बयानबाजी कर लो। पर इतना भी ध्यान रखो कि आपकी बयानबाजी को भारत की जनता, भारत का कुश्ती समाज, कुश्ती प्रेमी, खिलाड़ी, कोचेस और खिलाड़ियों के अभिभावक आपके किसी भी आरोप से सहमत नहीं है। मेरी तो हजारों लोगों से बात हुई है पिछले 3 महीने में, कोई भी इस आरोप से सहमत नहीं है, और वो कुश्ती संघ के सभी कार्यों से बहुत ज्यादा खुश है। उनका ये मानना है कि कुश्ती संघ इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ रेसलिंग। आप करते रहो नौटंकी, आपकी सुन कौन रहा है? कुश्ती समाज आपकी नहीं सुन रहा, और आप पूरी तरह अलग थलग पड़ रहे हो। अब आपकी नियत यही है कि अब आप जंतर मंतर पे ही मुल्तानी लग गई, तो मैट पे तो लग गए कौन। तो साहब इस घटनाक्रम पे हमारी नज़र यूं ही बनी रहेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आज धरने का चौथा दिन है। आज जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं और जो जो बातें छन के आ रही हैं, उस पर मैं ऐसे ही आपके साथ बातें करता रहूँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।